लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बंगाल और गुजरात, ये वो नाम हैं जिन्हें आपने बचपन से ही सुना है। ऐसा लगता है जैसे हमेशा से इन जगहों का नाम यही रहा होगा, किसी महान संस्कृति या पुरानी परंपरा का हिस्सा। लेकिन ये नाम आए कहां से? पंजाब का नाम 5 नदियों के पानी की वजह से पड़ा, लेकिन क्या ये नाम सिखों ने दिया? क्या राजस्थान हमेशा से राजस्थान था या पहले उसका कोई और नाम था? और गुजरात, क्या प्राचीन भारत में ये एक अलग राज्य था या फिर किसी दूसरे राज्य का हिस्सा भर था? बिहार क्या सचमुच बौद्ध विहारों से निकला हुआ नाम है? आखिर क्या है इन सभी नामों का इतिहास? भारत के नक्शे में छिपी हजारों साल पुरानी वो कहानियां क्या हैं जो कि आपको नहीं पता हैं? आज हम समझेंगे कि कैसे हजारों सालों में हमारे राज्यों के नाम रखे गए और इनके पीछे की असली कहानियां क्या हैं। ये सब आपको पता चलेगा वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत के राज्यों के नाम किसी एक राजा, एक साम्राज्य या एक किताब ने तय नहीं किए हैं। कुछ नाम नदियों से पैदा हुए तो कुछ युद्धों से, कुछ नाम विदेशियों ने दिए तो कुछ घुमंतू कबीलों ने, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कि लोगों ने लड़ कर लिए। इन नामों की कहानियां अगर आपने समझ ली तो भारत का हजारों साल का इतिहास भी समझ लोगे, क्योंकि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं होता, कई बार वो हमारी बोलचाल की भाषा में भी छिपा होता है। जैसे आपको हमारे शहरों के नाम में पुर और आबाद कहां से आए वाले वीडियो से भी पता चला होगा। तो हमारे राज्यों की कहानी शुरू होती है भारत की उन नदियों से जिन्होंने न केवल सभ्यताओं को जन्म दिया बल्कि राज्यों के नामों को भी जन्म दिया। आज से हजारों साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम में कोई पंजाब नहीं था, कोई तय सीमा नहीं थी, कोई राज्य नहीं था। लोग नदियों के किनारे बसते थे और वही नदियां उनकी पहचान बनती थी। ऋग्वेद में इस इलाके को सप्त सिंधु कहा गया, यानी 7 नदियों की भूमि। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रही। टाइम के साथ सरस्वती नदी सूख गई। जब मध्यकाल में तुर्क और फारसी बोलने वाले शासक यहाँ आए तो उन्होंने बची हुई 5 मुख्य नदियों के इस बेहद उपजाऊ इलाके को अपनी भाषा में एक नया नाम दिया। फारसी में पंज मतलब 5 और आब का मतलब पानी होता है, और इसी पंज आब से इस प्राचीन इलाके की नई पहचान पंजाब के रूप में दर्ज हुई। एक ऐसा नाम जो कि आज करोड़ों लोगों की पहचान है। इसी पंजाब के ठीक दक्षिण में एक और इलाका था जिसकी पहचान उसकी उपजाऊ मिट्टी और खेतों से बनने वाली थी। इस कहानी से जन्म लेने वाला था एक और नाम हरियाणा। जब देश आज़ाद हुआ तब पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करते थे। 1961 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ और एक नए राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर उभरा। लेकिन इस राज्य के नाम की जड़ें बहुत ही पुरानी हैं। हरियाणा राज्य की कहानी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है यहाँ की खेती, उपज और प्राचीन अभिलेखों से। महाभारत में इस जगह को बहुधान्यक नाम से जाना गया। इसका सीधा मतलब होता है अनाज का बड़ा भंडार। इस इलाके में अहीर और गोप जैसी कम्युनिटीज़ ने अपनी जड़ें जमाई और खेती को एक नई ऊंचाई दी। इस ज़मीन ने इतनी फसल दी कि लोगों ने इसे बहुधान्यक कहना शुरू किया। इसका मतलब था अनाज से भरपूर जमीन। इस राज्य के नामकरण के पक्के सबूत हमें मध्यकालीन पत्थरों और शिलालेखों पर भी मिलते हैं। रोहतक के बोहर गांव से मिले 1337 विक्रम संवत के शिलालेख में इस इलाके को हरियाणक कहा गया है। यह अभिलेख बलबन के दौर का है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दौर का भी एक पत्थर हरियाणा नाम का जिक्र करता है। इसके अलावा राइटर धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में बताया है कि यह शब्द हरिबांका से आया है। क्योंकि एरिया सूखा था इसलिए यहाँ के लोग अच्छी बारिश के लिए भगवान इंद्र यानी हरि की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हरियाणा नाम पड़ा और इसकी अलग अलग थ्योरी है। अब जरा चलते हैं राजस्थान की तरफ। वैसे तो राजस्थान जैसे नाम की जड़ें राजाओं से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका पहला रिटन सबूत एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के टाइटल के रूप में मिलता है। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? राजस्थान और गुजरात की कहानी आपस में ही थोड़ी सी उलझी हुई है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। हुआ ये कि 6ठी सदी के आसपास गुर्जर नाम की एक कम्युनिटी उभरी। इन्होंने शुरुआत में जिस इलाके पर अपना दबदबा बनाया वो आज के राजस्थान के मारवाड़ का इलाका था।
इसी वजह से उस दौर में इस पूरे इलाके को गुर्जत्रा यानी गुर्जरों का देश कहा गया। ये गुर्जर प्रतिहार कोई छोटी ताकत नहीं थे। अरब लेखकों ने इन गुर्जर प्रतिहारों को उस दौर की सबसे बड़ी ताकत माना, जिन्होंने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा और इस्लामिक विस्तार को रोके रखा। इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में गहरी बहस भी चलती है। आरसी मजूमदार का तर्क है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए विदेशी थे और इन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए अग्निकुल का मिथक गढ़ा गया, जबकि बीएन पुरी जैसे इतिहासकार इस थ्योरी को खारिज करते हैं। वो इन्हें माउंट आबू का मूल निवासी बताते हैं। वो साबित करते हैं कि अग्निकुल की कहानी 10वीं सदी में कवि पद्मगुप्त की रचना थी। टाइम के साथ जब इन गुर्जर शासकों का प्रभाव दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा तो उस नए इलाके को गुजरात कहा जाने लगा और पीछे जो ज़मीन छूट गई वो राजस्थान कहलाई। लेकिन राजस्थान नाम कैसे पड़ा, ये गुत्थी सिरोही के वसंतगढ़ से मिले 625 ईस्वी के शिलालेख से सुलझती है। बसंतगढ़ उस दौर में तांबे और जिंक के बड़े माइनिंग सेंटर्स की वजह से अथाह दौलत समेटे हुए था और इस जगह का प्रशासन संभालने वाले गवर्नर के लिए इस प्रशासनिक रिकॉर्ड में राजस्थानीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द मूल रूप से राज और स्थान यानी राजाओं के निवास स्थान से बना था, लेकिन गुप्त काल तक आते आते ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बन गई। सदियों बाद साल 1829 में जब ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इन वीरों की ज़मीन का इतिहास लिखा तो उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, इस धरती को राजस्थान बुलाकर एक परमानेंट नाम दे दिया। लेकिन अब अगर आपको ये लगने लगा हो कि राज्यों के नाम सिर्फ नदियों या वहाँ मिलने वाली चीज़ों की वजह से पड़े हैं तो आप गलत हैं। आगे की कहानियाँ और भी इंटरेस्टिंग हैं। भारत में एक राज्य ऐसा है जिसका नाम एक घुमंतू समुदाय से जुड़ा है। अगर पता है तो कमेंट में लिखकर बताओ। और एक नाम तो ऐसा है जिसके नाम को लेकर आज तक इतिहासकार भी बहस करते रहे हैं और वो विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी देश के पश्चिमी हिस्से से हटकर हम पूर्वी हिस्से की ओर चलते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हमें एक बहुत ही समृद्ध राज्य नजर आता है, बंगाल। बंगाल की कहानी कई छोटे भौगोलिक और राजनीतिक हिस्सों से जुड़कर बनती है। प्राचीन काल में ये पूरा इलाका वंग, पुंगू, सहिया और समतट जैसे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इतिहास में बंगाल शब्द का पहला जिक्र 805 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूटों और चोल राजवंश के अभिलेखों में मिलता है, लेकिन इस नाम को एक मजबूत पॉलिटिकल पहचान 1352 ईस्वी में मिली। इस साल शमशुद्दीन इलियास शाह ने लखनौती, सोनारगांव और सतगांव को जीत लिया और खुद को शाह बंगाल घोषित किया। यह एक बिखरे हुए डेल्टा पर अपनी पॉलिटिकल सत्ता कायम करने का सीधा तरीका था, जिसके बाद उनकी टंका मुद्रा पर यह नाम दर्ज हुआ। धीरे धीरे ये नाम पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया। इस नाम की उत्पत्ति पर डीसी सरकार मानते हैं कि बंगाल में जो अल है वो सिर्फ एक प्राकृत प्रत्यय है जो किसी क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन इसे संस्कृत के आलय यानी घर से जोड़ते हैं। हालांकि 16वीं सदी में आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा कि ये नाम वंग और अल से मिलकर बना है, जहां अल का मतलब उन बड़े मिट्टी के बांधों से है जो इस इलाके को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए जाते थे। इस तरह बंगाल के नाम का इतिहास भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नहीं है, बल्कि एक लेयर्स से भरी हिस्ट्री है। ईस्ट में ही एक और राज्य है जिसका नाम है असम। असम का इतिहास एक अलग भाषाई और राजनीतिक सफर तय करता है। साल 1228 ईस्वी में प्रिंस सुकफा के नेतृत्व में शान समुदाय के लोग यहाँ आए और इन्होंने ही अहोम राजवंश की नींव रखी। सदियों तक इन्होंने वहाँ राज किया और 17वीं सदी में मुगलों के विस्तार को रोकने में कामयाब भी हुए। लोकल लोग इन विजेताओं को संस्कृत में असम यानी अजेय कहते थे, यानी जिसकी बराबरी ना की जा सके। धीरे धीरे यह नाम इस पूरी ज़मीन का नाम बन गया। अंग्रेज प्रशासक एडवर्ड गेट का यह तर्क था कि असम शब्द शान कबीले के नाम का ही बिगड़ा हुआ रूप है। वहीं बाड़ी कान काकती जैसे भारतीय विद्वान इसकी संस्कृत जड़ों का बचाव करते हैं। इतिहासकार अमलेंदु गुहा इन थ्योरीज को खारिज करते हुए तर्क देते हैं कि ये नाम बोडो भाषा के हा शाम से निकला है, जिसका मतलब होता है शाम या शान लोगों की ज़मीन। और इन्हीं अलग अलग भाषाई तर्कों के बीच असम के नाम का इतिहास आज भी बहस का विषय बना हुआ है। अब दोस्तों, ये तो वो नाम है जो बहुत ही प्राचीन इतिहास रखते हैं अपने नाम का, लेकिन जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए तो कहानी बदलने लगी। अंग्रेज़ों के आते ही भारत के नक्शे में बड़े बदलाव होने लगे, क्योंकि उन्हें साफ और एकदम तय बॉर्डर चाहिए थे।
गंगा के मैदानों से ज़्यादा लगान वसूलने के लिए उन्होंने आज के इलाके को यूनाइटेड प्रोविंस और बीच वाले हिस्से को सेंट्रल प्रोविंस बना दिया। आज़ादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस को नाम मिला उत्तर प्रदेश का और सेंट्रल प्रोविंस कहलाया मध्य प्रदेश। पूर्वी भारत की तरफ चले तो बिहार की बात भी आती है, जिसका नाम वहाँ मौजूद बहुत सारे बौद्ध मठों यानी विहारों से पड़ा है। मध्यकाल में जब बाहरी सेनाएं वहाँ आई तो उन्होंने इस इलाके को विहारों का शहर कहा, लेकिन इसे सिर्फ विदेशियों की गलती मानना भाषाई विज्ञान के हिसाब से गलत है। पूर्वी भारत की अगर आप प्राकृत और मागधी जैसी भाषाएं देखें तो वहाँ वा का उच्चारण बहुत ही स्वाभाविक रूप से बा भी होता है, जैसे विवाह को बियाह कहा जाता है। इसी लोकल प्रभाव के कारण विहार आगे चलकर हमेशा के लिए धीरे धीरे बिहार बन गया। ऐसे ही बिहार के साउथ में पड़ने वाला झारखंड नाम भी अपनी अलग कहानी रखता है। आज़ादी के बाद यह हिस्सा बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। झारखंड में झार का मतलब होता है जंगल और खंड का मतलब है हिस्सा या प्रदेश, यानी कि जंगलों में बसा हरा भरा प्रदेश। लेकिन ये नाम किसी शासक ने नहीं दिया। ये नाम 20वीं सदी के उस लंबे और हिंसक आदिवासी संघर्ष की देन है जहां जयपाल सिंह मुंडा जैसे नेताओं ने बाहरी लोगों के शोषण से बचने के लिए अपनी ये पहचान खुद चुनी थी। आदिवासियों ने सत्ता से लड़कर अपना झारखंड नाम तय किया। इसी राज्य के पास पड़ता है छत्तीसगढ़। इस स्टेट के नाम के पीछे दो थ्योरी है। पहली कि 36 किलो की मौजूदगी की वजह से इस जगह का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। दूसरा, चेदी राजवंश के नाम चेदिसगढ़ का ये बिगड़ा हुआ रूप है जो बाद में छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। तो दोस्तों ये तो हो गए नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया के नाम। अगर हम विंध्य के पार दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो यहाँ का इतिहास भी उत्तर के साम्राज्यों की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ की भाषाई पहचान प्राचीन काल से ही काफ़ी गहरी रही है। संगम साहित्य में तमिलों की ज़मीन को तमिलकम कहा गया, जिसे आज के तमिलनाडु की नींव जुड़ती है। इसी तरह अशोक के शिलालेखों में केरल के इलाके को चेर राजवंश से जोड़ा गया है। इस जगह को केरल पुत्र कहा गया है। इतिहासकार मानते हैं कि कर्नाटक का नाम भी किसी राजा के नाम से नहीं बल्कि वहाँ की ऊंची दीवारों और काली मिट्टी यानी करुनाडु से जुड़ा हो सकता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश को अगर आप देखो तो इसका पहला जिक्र वैदिक काल के ऐत्रेय ब्राह्मण में एक कबीले के रूप में मिलता है। तेलंगाना के नाम को लेकर भी बहसें होती हैं। कुछ मानते हैं कि इस राज्य का नाम प्राचीन तिलिंग देश यानी 3 शिवलिंगों के क्षेत्र से निकला है। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि ये सीधे तेलुगु भाषा से जुड़ा हुआ नाम है, माने तेलुगु बोलने वाले लोगों का राज्य तेलंगाना। इसी तरह महाराष्ट्र के नाम पर भी कई थ्योरीज मौजूद हैं, जहां कुछ इतिहासकार इसे महार कबीले की ज़मीन मानते हैं तो कुछ इसे महारथी योद्धाओं से जोड़ते हैं। उड़ीसा का नाम प्राचीन ओड्र कबीले से जुड़ा हुआ है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का नाम 1936 में जोग्राफर एसपी चटर्जी ने दिया। उनके लिए ये नाम बादलों के घर से आया है। सोचने वाली बात यह है कि मेघालय का नाम संस्कृत में है, जबकि यहाँ संस्कृत का प्रभाव कभी रहा ही नहीं। ये ज़मीन हमेशा से आदिवासियों की रही है, लेकिन फिर भी एक संस्कृत नाम मेघालय को मिला हुआ है। इन प्राचीन नामों और पहचानों का सबसे कॉम्प्लेक्स चेहरा हमें 20वीं सदी में देखने को मिला, जब मॉडर्न पॉलिटिक्स ने भूगोल को धर्म और भाषा के साथ जोड़ दिया। 1947 में पंजाब का बंटवारा भी किसी नाम की वजह से नहीं बल्कि रिलीजियस डेमोग्राफी के चलते हुआ, जिसने इस ऐतिहासिक ज़मीन के 2 टुकड़े कर दिए और बाद में इसी विस्थापन और पहचान के संकट से अलग अलग राजनीतिक आंदोलनों ने जन्म लिया। बंगाल में भी 1971 की जंग किसी पुरानी व्यापारिक ब्रांडिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि ये बंगाली भाषा और संस्कृति के दमन के खिलाफ एक बड़ा भाषाई विद्रोह था, जिसने एक नया देश बांग्लादेश के नाम से खड़ा कर दिया। आज भी असम जैसे राज्यों में पहचान की राजनीति मौजूद है, जहां अहोम समुदाय के कुछ धड़े ऐतिहासिक आधार पर अपनी अलग ज़मीन की मांग करते हैं। 1956 में जब भारत सरकार ने अंग्रेज़ों की बनाई प्रशासनिक लाइंस को हटाकर भाषाई आधार पर नए राज्य बनाए, तो उनका मकसद प्रशासन को उस इलाके की भाषा के हिसाब से आसान करना था। लेकिन इसका एक असर यह भी हुआ कि जब आप ऑफिशियली भूगोल को सीधे तौर पर भाषा और क्षेत्रीय पहचान से जोड़ते हैं तो उससे जुड़े पॉलिटिकल दावे इतिहास में हमेशा के लिए एक मजबूत हथियार बन जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के नाम, राज्यों के नाम किसी एक फॉर्मूले से नहीं बने। ये नाम किसी क्लर्क के रजिस्टर या आक्रांताओं की देन भी नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल साक्ष्य इशारा करते हैं कि ये लोकल लोगों की पहचान और बाहरी सत्ता के बीच हुए टकराव का भी नतीजा है। गुजरात और असम जैसे नाम जहाँ घुमंतू कबीलों और योद्धाओं के चिन्ह हैं,
वहीं पंजाब और राजस्थान जैसे नाम प्रशासनिक ज़रूरतों और पुरानी संस्कृतियों के आपस में मिलने से बने हैं। कई बार सत्ता ने अपनी भाषा थोपने की कोशिश की, लेकिन लोकल लोगों ने उन नामों को अपनी संस्कृति और संघर्ष से एक नई आत्मा दे दी। जैसे झारखंड के आदिवासियों ने अपने लिए एक अलग पहचान चुनी। इतिहास के सबूत बताते हैं कि हर राज्य का नाम एक युद्ध के मैदान की तरह है, जहां भूगोल, भाषा और सत्ता सदियों से आपस में टकरा रहे हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर आरोप लगाएं। इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि आप जो हैं वो आप कैसे बने, कहाँ से आए और क्या आपकी विरासत रही है। तो दोस्तों, ये थे उन सभी राज्यों के नाम जिनका इतिहास से नाम जुड़ा हुआ है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।